दोस्तों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि देखने में साधारण सी लगती हैं लेकिन होती नहीं साधारण। फॉर एग्जांपल खांसी। ठीक है, खांसी के कई कारण रहते हैं, लेकिन याद रखिए अगर खांसी पुरानी हो गई है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और उसके साथ कफ बहुत निकलता है, कहने का भाव क्रॉनिक कफ विद म्यूकस, एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज़्यादा निकलता है, कफ बनता जाता है, निकलता जाता है और खांसी कर करके हम हाँफते हैं, कफ निकलता जाता है, रुक ही नहीं रहा है, बेहिसाब खांसते रहते हैं, बेहिसाब कफ निकलता है और मन में ख्याल आता है कि जाने इतना कफ बन कहाँ से रहा है, बॉडी के अंदर इतना कफ कैसे बन रहा है और निकलता जाता है। इसको नज़रअंदाज ना कीजिएगा, स्पेशली जब ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए। प्रोलॉन्ग्ड माने कि कुछ दिनों को छोड़िए, कुछ हफ्तों से हो रहा है, कुछ महीनों से हो रहा है, कहीं ये ब्रोंकिएक्टासिस तो नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज का एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा ब्रोंकिएक्टासिस के ऊपर। ये एक फेफड़ों की समस्या है, डिजीज ऑफ द लंग्स है, इसको नजरअंदाज किसी कीमत पे नहीं कर सकते। कुछ खुलासा करेंगे, बहुत सी डाउट्स क्लियर होंगी। ब्रोंकिएक्टासिस में क्या होता है, जो हमारी श्वास नाली है ना, जो ट्यूब्स हैं, जो एयरवेज हैं, एयर का पाथवे है जो फेफड़ों के अंदर जाता है, जहां से हम सांस अंदर खींचते हैं इनटू आवर लंग्स, वो डैमेज हो गई हैं, उसमें नुकसान हो गया है। कारण आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। और उस वजह से ना वो वाइडन हो गई हैं, वो थिक हो गई हैं, वो ब्रॉड हो गई हैं, वो चौड़ी हो गई हैं। अब क्या हो रहा है उसकी वजह से, वहां ना म्यूकस लाइनिंग तो है अंदर, वो म्यूकस बहुत बन रहा है और खांसते बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना खांसी से वो कफ बाहर निकलता है, लेकिन खांसते जा रहे हैं लेकिन कफ बाहर निकल नहीं रहा, अंदर जमा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। और इस वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया आएंगे, म्यूकस इकट्ठा हो गया ना अंदर, कफ जम गया, बन गया, अंदर बनता जा रहा है, बैक्टीरिया अंदर आएंगे, उससे क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, यानी कि इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन दोनों कॉज होंगे, एंड दैट लीड्स टू मोर डैमेज टू द लंग्स। हमारे फेफड़े और बिगड़ जाते हैं और खराब होते जाते हैं। अब अंदर कफ अगर बन रहा है ना, अगर कफ इकट्ठा हुआ है तो नेचुरल टेंडेंसी है खांसने की, उस वजह से खांसी और आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन आराम नहीं है, कफ निकलता है, बनता है, निकलता है, बनता है, ये सिलसिला चलता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ब्रोंकिएक्टासिस। ये टर्म समझने लायक है, ये थोड़ा अंतर है। अच्छा, आपने सुना होगा, देखा होगा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, मेरा वीडियो है उसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन है, देख लीजिएगा। एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, लेकिन विद सिमिलर सिम्टम्स, जो लक्षण है ना वो मिलते जुलते हैं, वही खांसते हैं, वही कफ आता है। लेकिन याद रखिए ब्रोंकाइटिस जो इन्फेक्शन है वो एक टेम्पररी इन्फेक्शन है, जबकि ब्रोंकिएक्टासिस में क्या होता है, जो ट्यूब्स है ना, जो वाइडनिंग होगी, जो हमारे लंग्स को सप्लाई करते हैं, जो एयर जहां से थ्रू जाती है, वो हार्डनिंग, वो वाइडनिंग, वो थिकनेस, वो परमानेंट डैमेज हो गया, वो परमानेंट डैमेज हो गया। दूसरी बात, ब्रोंकिएक्टासिस जो है ना, ये ओवरनाइट नहीं होता, रातों रात नहीं होता, इट टेक्स टाइम, ये ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे बढ़ता है, इसको महीने लग जाते हैं, इसको सालों साल लग जाते हैं बिगड़ने में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्रोंकिएक्टासिस जो है ना, ये इरिवर्सिबल है, ये नॉन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। जो डैमेज हो गया है ना, उससे वापसी नहीं है, किसी पैथी में वापसी नहीं है। अब होम्योपैथी यहां क्यों हेल्प करेगी? होम्योपैथी 3 तरीके से हेल्प करती है। सबसे पहले तो ये फर्दर जो प्रोग्रेस हो रहा है ना डिजीज का, जो बिगड़ता हुआ बीमारी हो रही है ना, ये उसको रोकती है। फर्दर डैमेज जो हो रहा है हमारे श्वास नाली को ना, उसको रोकती है वहीं। सेकेंडली, जो सिम्टम्स है ना, लक्षणों में राहत मिलती है, तुरंत राहत मिलती है। एंड थर्डली, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब तक एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे? कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। ब्रोंकिएक्टासिस के कुछ कारण समझें, कॉज क्यों होता है। ये जो डैमेज हो रहा है, ये अंदर जो वाइडनिंग ऑफ ट्यूब्स हो रही है, ये अंदर जो म्यूकस जमता जा रहा है, बनता जा रहा है, निकल नहीं पा रहा, निकासी नहीं हो रही, उस वजह से जो बैक्टीरिया अंदर ट्रैप होता जा रहा है, वो इन्फ्लेमेशन, वो इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले कोई लंग इंजरी, कोई फेफड़ों को नुकसान पहुंचा, कोई इंजरी हुई है। सेकेंड इज कोई रिपीटेड लंग इन्फेक्शन है, फेफड़ों की इन्फेक्शन जो बार बार होती जा रही है, पूरी तरह से गई नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है, रिकरेंट हो गई है। थर्डली, डैमेज कॉज्ड बाय सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये विस्तार से डिस्कशन मांगता है। देन एबनॉर्मल इम्यून फंक्शनिंग, जो हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बनता है। इसके साथ लिंक्ड कुछ कंडीशंस हैं
ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। अच्छा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, आईबीडी की कंडीशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये कुछ कंडीशंस हैं विच कैन लीड टू ब्रोंकिएक्टाइसिस, उस वजह से ये हो सकता है। कई बार कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया किसी फंगस के आने से, तो उस वजह से भी ये ब्रोंकिएक्टाइसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट दवाओं की बात करते हैं। होम्योपैथी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती हैं, रेमेडीज हैं, जो कि ये जो डिफिकल्ट कंडीशन है ना उसको रोकेंगी, उसके सिम्टम्स से आपको राहत मिलेगी विद अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा एंटीमोनियम टार्टैरिकम, एंटिम टार्ट जिसे हम बोलते हैं, और ये हम सब जानते हैं जहां भी फेफड़ों में, हमारे चेस्ट में ना रैटलिंग म्यूकस है, बहुत डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन है, निकलता नहीं है इजीली। ये जो कफ बन गई है ना वो खड़कता है, खर 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 होती है छाती में, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जहां एंटिम टार्ट काम करेगी। जब बंदा लेटता है ना तो उसके सिम्टम्स और बिगड़ते हैं। जब वो अपराइट पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में होगा, उसको राहत मिलेगी काफी हद तक, लेकिन ये बाहर निकलता बहुत डिफिकल्टी से है, कफ नहीं निकलती इजीली। और ये जो एक्सपेक्टोरेशन निकलती है ना, ये येलो कलर में रहती है, ज्यादातर थिक होती है, टफ होती है, और कई बार इसके साथ खून भी आ सकता है। खांसी आती है, कफ निकलती है डिफिकल्टी से, खांसी की वजह से खांसते चेस्ट में ऑपरेशन सी फीलिंग आती है, टाइटनेस है, वजन रखा गया और दर्द करेगी। ये कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जहां एंटीमोनियम टार्टैरिकम हेल्प करती है। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशंस इसकी पोटेंसी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आइडियली 30 CH में स्टार्ट करें, दिन में 2 से 3 बार कंफर्टेबली दे सकते हैं एंटीमोनियम टार्टैरिकम। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों कैलीबाइक्रोमिकम, कैलीबाई बोलते हैं शॉर्ट में, कैलीबाई। ये जो एंटिम टार्ट है उसके साथ कैलीबाई है, ये दो बहुत ही मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण दवाएं हैं। कैलीबाई के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स समझिए। इसमें ना बहुत गाढ़ा स्टिकी सा होता है म्यूकस, जो कफ निकलता है ना स्टिकी होता है, और जब निकालते हैं तो लंबी रस्सी जैसे निकलता है, इन शेप ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग्स, स्टिकी सा होता है। अच्छा, ये ना ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ये व्हाइट कलर में हो सकता है, येलोइश में हो सकता है, ग्रीनिश में भी हो सकता है। कैलीबाई बहुत इंपॉर्टेंट, 200 पोटेंसी में स्टार्ट करें, दिन में 2 बार। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों पल्साटिला। पल्साटिला का जो एक्सपेक्टोरेशन है ना वो ज्यादा निकलता है मॉर्निंग टाइम में, बहुत प्रोफ्यूज निकलता है, येलोइश ग्रीन कलर में रहता है, बहुत लार्ज क्वांटिटीज में निकलता है। उसके साथ बंदे को ना बहुत कमजोरी, टायर्डनेस, वीकनेस और बुखार के सिम्टम्स भी जुड़ सकते हैं, वहां पल्साटिला हेल्प करेगी। 30 CH दिन में 2 बार। चौथी महत्वपूर्ण दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक जो चेस्ट के सिम्टम्स हैं, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, जहां ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है, जहां खांसी बहुत आती है, और साथ में ना छाती में से वीजिंग की साउंड आती है। आई रिमेंबर लास्ट 1-2 वीडियोस के अंदर ना एक डाउट को क्वेरी थी, कमेंट था कि आर्सेनिक एल्बम इज नॉट दैट इफेक्टिव। मैंने फिर दोहराऊंगा, अगर आर्सेनिक एल्बम ना होती तो होम्योपैथी का क्या होना था। आई मीन स्पेशली फॉर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, स्पेशली जैसे आज के डिस्कशन है, ब्रोंकिएक्टाइसिस के लिए आर्सेनिक एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है। याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, और मैं आपको वो डाउट भी क्लियर करूं, उन सज्जन ने शायद पूरी तरह आर्सेनिक को समझा नहीं। इनफैक्ट इन होम्योपैथी इन जनरल याद रखिएगा, जहां सिम्टम्स एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे ना वो दवा काम नहीं कर पाएगी, वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है ना वो नहीं मिल पाएंगे। या याद रखिए जो कफ निकलता है ना वो फ्रोथी सा होता है, जैसे झाग निकलती है ना उस प्रकार की इसमें कफ निकलती है। और वीजिंग साउंड इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसको ना सफोकेशन लगती है, स्पेशली रात के समय जब वो लेटता है उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। और भी मैं बताऊं स्पेशली मिडनाइट टाइम, आधी रात को जाके ना उसकी सिम्टम्स और एग्रवेट हो जाएंगे आर्सेनिक एल्बम। और बताऊं आपको कुछ भी डिफिकल्टी रहती है, कुछ भी सिम्टम्स हैं रिलेटेड टू ब्रोंकिएक्टाइसिस की बात करें आज के वीडियो के लिए, तो उसके साथ जुड़ती है एंग्जाइटी होगी, पेशेंट को बहुत बेचैनी लगी रहती है, रेस्टलेसनेस महसूस करता है, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस विद दीज सिम्टम्स, आर्सेनिक विल बी द मास्टर रेमेडी। 30 CH मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दीजिए, एक डोज बहुत रिलीफ मिलता है, इफ रिक्वायर्ड रिपीट भी कर। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, पांचवी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दवा है हेपरसल्फ। हेपरसल्फ भी यहाँ हेल्प करेगी जहां ब्रोंकिएक्टाइसिस है, जहां कफ निकलती है और उसके साथ ना बैड ओडर है, स्मेल है, बास आती है, और वो भी ना पुरुलेंट है एक्सपेक्टोरेशन, जैसे जो कफ निकलती है जैसे पस होती है ना उस प्रकार से होती है, वीजिंग की साउंड है, खांसी बहुत आती है, हेपरसल्फ विल हेल्प। और इंपॉर्टेंट टिप आपको दूं, हेपरसल्फ का जो पेशेंट होगा ना वो उसको ना ठंडी हवा से एग्रवेशन होती है, दिक्कतें बढ़ती हैं, सिम्टम्स और बिगड़ते हैं कोल्ड एयर से, और उस बंदे को जब वार्मथ मिले ना, चाहे वो खुद को कवर करे, उसको जो निग मिले ना उस वजह से उसको राहत मिलती है, उसको सिम्टम्स में
राहत मिलती है, इम्यूलेशन होती है। दवाएं और बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन टॉप की द 2 बेस्ट रेमेडीज मैं फिर बताऊंगा आपको, एंटीमोनियम टार्टारिकम और कैलिबाई, ये तो रहेंगे। बाकी लक्षणों के आधार पर दवाओं का चयन किया जाता है। डिस्कस द केस विद योर फिजिशियन। याद रखिएगा, ब्रोंकिएक्टासिस इज नॉट अ सिंपल डिजीज। ये कोई साधारण सी बीमारी नहीं है, इसमें जो डैमेज हो गया है उससे वापसी नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ है ना उसको बचाएं, और होम्योपैथी से बेटर क्या हो सकता है। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपको अच्छा लगा वीडियो आज का तो अपना प्यार भेजिएगा, एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।